हाय एवरीवन। तो आज अपन चलते हैं कक्षा 10th के हिंदी कृति का भाग 2 पाठ 3 शाना शाना हाथ जोड़ी। तो इस पाठ की बच्चों लेखिका जो है वो है मधु कांकरिया। तो इस पाठ की मैं आपको हल्की सी समरी पहले बच्चों बता देती हूँ। बच्चों इस पाठ का मतलब है कि छोटे छोटे हाथों से प्रार्थना करती है लेखिका। जहाँ गई है वहाँ के लोगों का यह प्रार्थना गीत है, शाना शाना हाथ जोड़ी। यह एक यात्रा का वर्णन है, मतलब जहाँ लेखिका घूमने गई है वहाँ का अनुभव है जिसे उन्होंने यहाँ बताया है। लेखिका ने इस पाठ में अपने शिंकम यात्रा का वर्णन किया है। एक बार वो अपने मित्र के साथ गेंगटोक घूमने गई थी। वहाँ से वह युंगथोंग, फिर लायुंग और उसके बाद कटाओं भी गई। उन्होंने इस पाठ में वहाँ की प्रकृति, वहाँ की संस्कृति और वहाँ के लोगों का जनजीवन व परिधान का भी वर्णन किया है। बच्चों जहाँ लेखिका घूम के आई है वहाँ की सारी चीज़ें जो थी कि वहाँ की प्रकृति कैसी है, वहाँ की बोलचाल संस्कृति कैसी है, वहाँ का जनजीवन, वहाँ लोग कैसे कपड़े पहनते हैं, परिधान वगैरह सबका यहाँ लेखिका ने हमारे साथ खुल के वर्णन किया है। लेखिका ने वहाँ की बदलती हुई प्रकृति के साथ अपने आप को भी बदलता हुआ महसूस किया है। आपने भी देखा होगा बच्चों कि अपन जहाँ जाते हैं तो अपने को ऐसा लगता है कि अपन वैसे ही हो गए हैं। तो लेखिका को भी यहाँ क्या लग रहा है कि जहाँ वो घूमने जा रही है, जैसे जैसे वो जिन चीज़ों के नज़दीक जाती है तो लेखिका को ऐसा लगता है कि बिल्कुल वैसा ही मेरे साथ महसूस हो रहा है। वह कभी प्रकृति प्रेमी तो कभी विद्वान तो कभी संत व दार्शनिक के समान हो जाती है, मतलब उनकी सोच प्रकृति के अनुसार बदलती रहती है। लेखिका पर इस यात्रा का गहरा प्रभाव पड़ा है। उन्होंने इस पाठ का नाम नेपाली युक्ति के द्वारा बोली गई प्रार्थना से दिया है। इस जो पाठ का नाम उन्होंने जो दिया है वो नेपाली युक्ति, जिसने ये प्रार्थना बोली उसी से उनको ये नाम मिला है। प्रार्थना क्या थी? शाना शाना हाथ जोड़ी। शाना शाना हाथ जोड़ी का मतलब है छोटे छोटे हाथ जोड़कर प्रार्थना करना। इस पाठ में प्रदूषण के बारे में भी बताया गया है। यहाँ हमें शिंकम के लोगों की कठिनाइयों के बारे में भी पता चलता है। तो आइए बच्चों अपन चलते हैं पाठ की ओर। यह पाठ एक यात्रा का वर्णन है। इसमें लेखिका ने शिंकम की राजधानी गेंगटोक और उसके आगे हिमालय की यात्रा का वर्णन किया है। लेखिका गेंगटोक को मेहनती बादशाहों का शहर बताती है क्योंकि वहाँ के लोग बहुत मेहनती हैं। वहाँ तारों से भरे आसमान में लेखिका को सम्मोहन महसूस होता है जिसमें वह खो जाती है। वह नेपाली युक्ति की प्रार्थना मेरा सारा जीवन अच्छाइयों को समर्पित हो गीत गाती है। अगले दिन मौसम साफ न होने के कारण लेखिका कंचनजंगा की चोटी तो नहीं देख पाती, किंतु ठेरों खिले हुए फूल देखकर खुश हो जाती है। वह उसी दिन गेंगटोक से 14 किलोमीटर दूर युंगथोंग देखने अपने सह यात्री मणि व गाइड जितेन नागे के साथ रवाना होती है। गेंगटोक से निकलते हैं। लेखिका को रास्ते में श्वेत बौद्ध पताकाएँ दिखाई देती हैं। ये पताकाएँ बच्चों होता है जो मंदिरों में इनमें जो अपन झंडा फहराते हैं उसको बोलते हैं, ठीक है। तो जब वो लोग वहाँ जाते हैं तो लेखिका को रास्ते में क्या दिखाई देते हैं? बहुत सारी जो है वो पताकाएँ दिखाई देती है सफ़ेद कलर की, जो ध्वज की तरह फहरा रही हैं। वे शांति और अहिंसा का प्रतीक है और उन पताकाओं पर मंत्र लिखे हुए थे। तब गाइड ने उन्हें बताया कि जब किसी बौद्ध महात्मा की मृत्यु होती है तो उनकी आत्मा की शांति के लिए शहर से दूर 108 श्वेत पताकाएँ फहरा दी जाती हैं। किसी महान पुरुष की जब मृत्यु हो जाती है तो वहाँ की ऐसी मान्यता थी कि बौद्ध शहर से बाहर दूर जाके और 108 जो है सफ़ेद कलर की पताकाएँ फहरा दी जाती थी। और जब कोई कुछ काम होता था, कोई शुभ काम होता था
तो भी वो लोग ऐसा ही करते थे। उस टाइम वो जो लोग थे वो लाल कलर की पताकाएँ फहराते थे और ये इन्हें उतारा नहीं जाता था। ये जो पताकाएँ होती थी उनको बच्चों उतारते नहीं थे, बल्कि वे स्वयं जो थी वो नष्ट हो जाती थी, अपने आप वहाँ फट जाती थी। कई बार नए शुभ कार्य के प्रतीक में भी रंगीन पताकाएँ फहरा दी जाती हैं। जितेन ने बताया केवी लॉन्ग स्टोन जगह में गाइड फिल्म की शूटिंग हुई थी। ये जितेन कौन है बच्चों? जो लेखिका औरों को घुमाने लेके गए हैं, जो उनको गाइड कर रहे हैं, वो है जितेन नाके। तो उन्होंने उनको क्या बताया कि यहाँ पे केवी लॉन्ग स्टोन एक जगह है, वहाँ गाइड फिल्म जो थी उसकी शूटिंग हुई थी, ऐसा उन्होंने बताया। आगे चलकर मधु जी को एक कुटिया के भीतर घूमता हुआ चक्र दिखाई दिया, जिसमें क्या होता है, जब वो घूमते रहते हैं तो मधु जी को एक चक्र दिखाई देता है। वो चक्र जो है वो कैसा था? धर्म चक्र। उसको क्या बोलते थे? धर्म चक्र। ये प्रश्न आपके बन सकता है बच्चों कि जो चक्र था वो किस धर्म से जुड़ा था। तो इसको अपन ये भी बोल सकते हैं कि इसको अपन धर्म चक्र भी बोल सकते हैं। आगे उन्होंने क्या बताया? इसे घुमाने से सारे पाप धुल जाते हैं। नागे जी ने उनको क्या बताया कि जो ये चक्र आपको कुटिया में दिखाई दे रहा है, अगर इस चक्र को अपन घुमाते हैं तो अपने जितने भी करे हुए दुष्ट कर्म पाप होते हैं वो सारे साफ हो जाते हैं। जैसे जैसे वे लोग ऊंचाई की तरफ बढ़ने लगे, वैसे बाजार, बस्तियां, लोग आंखों से ओझल होने लगे। घाटियों में देखने पर सब कुछ धुंधला दिखाई दे रहा था। उन्हें हिमालय पल पल परिवर्तित होता हुआ दिखाई दे रहा था, परिवर्तन हो रहा था। क्या कि जैसे अपन दूर जा रहे हैं तो वो चीज़ छोटी छोटी अपने को दिखाई दे रही थी, और हिमालय पर भी उनको क्या लग रहा था कि हर चीज़ जो है उसमें परिवर्तन हो रहा है। नीचे घर ताश के पत्तों की तरह छोटे छोटे दिखाई देने लगे। जब वो जितनी भी ऊंचाई पर जा रहे थे तो नीचे जब वो देख रहे थे तो उनको जितनी भी चीज़ें थी, घर वगैरह जो थे, वो छोटे छोटे बिल्कुल ताश के पत्तों की तरह नजर आने लगे थे। रास्ते बिल्कुल सकरे और घुमावदार होने लगे। गहरी खाइयाँ बादलों से भरी थी। हरियाली के बीच कहीं कहीं फूल भी खिले थे। हिमालय की सुंदरता ने यात्रियों को प्रभावित किया। हिमालय पे बहुत ही सुंदर जो था वहाँ का दृश्य था, और जितने भी यात्री घूम रहे थे वो सब उस दृश्य को देखकर प्रभावित हो रहे थे, और वे प्रार्थना के लोकगीत गाने लगे। जो प्रार्थना उन्होंने युक्ति से सीखी थी वो प्रार्थना वो लोग गाने लगे। चांदी की तरह चमकती पस्ता नदी लगातार सिलीगुड़ी के साथ चल रही थी। ठीक है, झरने का पानी लेखिका को ऐसा लग रहा था जैसे वो उनके अंदर की सारी दुष्टता को बहाकर ले जा रहा है। जब वो लोग आगे जा रहे थे तो पस्ता नदी जो थी वो उनके साथ साथ चल रही थी, और लेखिका को क्या लग रहा था कि जैसे जैसे वो उनके साथ चल रही है तो जितने भी उनके अंदर दुष्टता भरी हुई है वो शायद उस पानी के साथ बहाकर जा रही है। लेखिका को ऐसा लग रहा था बच्चों। रास्ते में प्राकृतिक दृश्य पल पल अपना रंग ऐसे बदल रहे थे जैसे कोई जादू की जड़ी घुमाकर कुछ बदल रहा हो। थोड़ी देर जीप थिक ग्रीन लिखे शब्दों के पास आकर रुकी। वहाँ लगातार एक सारे झरने थे। नीचे पूरे वेग से बह रही पिस्ता नदी थी। सामने धुंध थी, ऊपर आसमान में बादल थे। धीरे धीरे हवा चल रही थी। कुछ औरतों की पीठ में बंधी टोकरियों में बच्चे थे। इतने सुंदर दृश्य में भूखे गरीब और मौत के निर्मल दृश्य ने लेखिका को सहमा दिया। एक कर्मचारी ने बताया कि पहाड़ी रास्तों को चौड़ा बना रही है। कई बार काम करते हुए यहाँ लोगों की मौत हो जाती है, क्योंकि जब पहाड़ों को डायनामाइट से उठाया जाता है तो उनके टुकड़े यहाँ वहाँ गिर जाते हैं। अगर सावधानी न रखी जाए तो जानलेवा भी हो सकते हैं, यहाँ कोई हादसा भी हो जाता है। लेखिका को लग रहा था कि
सब जगह जीवन की एक जैसी कहानी है। आगे चलने पर रास्ते में बहुत सारे स्कूली बच्चे मिलते हैं। जितेन नागेन ने बताया कि यह बच्चे 3-3.5 किलोमीटर की पहाड़ी चढ़ाई कर स्कूल जाते हैं। यह बच्चे स्कूल से लौटकर अपनी माँ के साथ काम भी करते हैं। यहाँ का जीवन बहुत कठोर है। नाके ने उनको क्या बताया, वहाँ की औरतों के बारे में, वहाँ के बच्चों के बारे में, वहाँ की जो स्कूलें हैं कितनी दूरी पर हैं, वो कैसे मेहनत करते हैं, ये सारी चीज़ नाके जो है उनको बताते हुए आगे चल रहे हैं। वो बच्चे क्या करते हैं कि इतनी दूर जो है स्कूल जाके आते हैं, उसके बाद में अपनी माँ के साथ जंगल में काम करते हैं। जंगल से लकड़ी काट कर लाने, पानी भरने तथा मवेशियों को चरा कर लाना। मवेशियाँ बच्चों जो भेड़ होती है उनके लिए हैं, उनको चरा कर लाने में स्त्रियों के साथ जुड़े बच्चों को देखकर लेखिका का पहाड़ी जीवन को कठिनाइयों का एहसास हुआ। लेखिका क्या सोच रही है कि जो अपन मैदान में रहते हैं उनकी तुलना में जो पहाड़ों पर रहते हैं उनका जीवन जो है वो ज़्यादा कठिनाइयों से भरा होता है, साथ ज़्यादा दुखदायी होता है। लेखिका ऐसा महसूस कर रही है, ऐसा लेखिका को लग रहा है। उन्हें लगा कि मैदानों की तुलना में पहाड़ों पर खूब मोते हुए चिंता रहने पर संघर्ष है। जैसे जैसे ऊंचाई बढ़ती जा रही थी, कठिनाइयाँ भी बढ़ती जा रही थी। अब रास्ता और तंग हो रहा था। आगे सरकार ने गाड़ी धीरे चलाने की चेतावनी के बोर्ड लगे हुए थे। आगे जैसे जैसे वो ऊंचाई पर जा रहे थे बच्चों, वैसे वैसे रास्ता जो था छोटा होता जा रहा था और सरकार ने क्या लगा दिया था, बोर्ड लगा दिया था। काहे के लिए कि गाड़ी सावधानी से चलाए। क्यों? आपने अपने साधारण मैदान में जो रोड पर अपन चलते हैं सड़कों के ऊपर, तो वहाँ पे आपने देखा होगा, क्या देखा होगा कि जब भी अपन रोड पे चलते हैं तो जब ज़्यादा घुमावदार रास्ता आता है तो अपने जगह जगह बोर्ड लगे होते हैं, सावधानी से चलाना, धीरे चलाना। तो वैसे भी जो है सरकार ने अपनी जगह जगह बोर्ड लगा के और चेतावनी दे रखी थी। शाम के समय ये जीप चाय बागानों से गुजर रही थी। बागों में कुछ युवतियाँ शिकमी परिधान पहने चाय की पत्तियाँ तोड़ रही थी। चारों ओर इंद्रधनुषी रंग छटा बिखेर रहे थे। युंगडोंग पहुँचने से पहले वह लोग याकुम रुके। लायुम में लकड़ी से बने छोटे छोटे घर थे। लेखिका सफ़र से थक गई थी। थकान उतारने के लिए पिस्ता नदी के किनारे पत्थरों पर बैठ गई। रात होने पर जितेन के सारे अन्य साथियों ने नाच गाना शुरू कर दिया। लेखिका की सहयात्री मनी ने बहुत सुंदर नृत्य किया। लायुम में अधिकतर लोगों के जीविका का साधन पहाड़ी आलू धान की खेती और शराब था। लेखिका को वहाँ बर्फ़ देखने की इच्छा थी, लेकिन वहाँ बर्फ़ कहीं दिखाई नहीं दी। एक स्थानीय युवक के अनुसार प्रदूषण के कारण यहाँ की बर्फबारी कम हो गई। वहाँ के जो स्थानीय युवक का मतलब होता है कि वहाँ जो युवक रहते थे, उसने क्या बताया कि बर्फ़ आपको क्यों नहीं दिखाई दे रही है, क्योंकि प्रदूषण ज़्यादा होने की वजह से जो है वो बर्फबारी कम होने लग गई। अब यहाँ बर्फ़ जो है वो बच्चों कम गिरने लग गई। ऐसा वहाँ जो युवक रहने वाले युवक थे उन्होंने लेखिका को बताया। कटाओं में बर्फ़ देखने को मिल सकती है। कटाओं को भारत का स्विट्ज़रलैंड कहा जाता है। मनी स्विट्ज़रलैंड घुमा हुआ था। उसने वहाँ एक स्विट्ज़रलैंड से भी उसने कहा यह स्विट्ज़रलैंड से भी सुंदर है। उसने क्या कहा कि ये जो जगह हैं वो स्विट्ज़रलैंड से भी ज़्यादा सुंदर है। इसीलिए यह अब तक अपने प्राकृतिक स्वरूप में था। लायुंग से कटाओं का सफ़र 2 घंटे का था। कटाओं का रास्ता बहुत खतरनाक था। जितेन अंदाज से गाड़ी चला रहा था। चारों ओर बर्फ से भरे पहाड़ थे। कटाओं पहुंचने पर
हल्की हल्की बर्फ गिरने लगी। सभी सह यात्री वहाँ अपनी फ़ोटो खिंचवा रहे थे। जितने भी घूमने गए ये यात्री थे वो सब मिलके क्या कर रहे थे बच्चों, इंजॉय कर रहे थे। फ़ोटो वगैरह पिक वगैरह जो थी वो अपनी अपनी ले रहे थे। लेकिन लेखिका क्या कर रही थी वहाँ, लेखिका जो थी वो क्या कर रही थी बच्चों, वातावरण का लुत्फ़ उठा रही थी। लेखिका उस वातावरण को अपनी सांसों में समा लेना चाहती थी। वो क्या करना चाहती थी कि जितना भी यहाँ का वातावरण है वो मैं अपने अंदर समा लूँ। उसे लग रहा था कि यहाँ का वातावरण ने ही ऋषि मुनियों को वेदों की रचना करने की प्रेरणा दी है। ऐसे असीम सौंदर्य को कोई अपराधी भी देख ले तो वो भी आध्यात्मिक हो जाए। मणि के मन में भी दार्शनिकता उभरने लगी थी। वह कहती है, प्रकृति अपने ढंग से सर्दियों में हमारे लिए पानी इकट्ठा करती है और गर्मियों में यह बर्फ शिलाएं धाराएं बनकर हमारी प्यास को शांत करती है। जो वहाँ झरने वगैरह बह रहे थे उनको देख के उनको क्या लग रहा था कि जब सर्दियों का मौसम आता है तो ये पानी बर्फ़ के रूप में यहाँ इकट्ठा हो जाता है और जब गर्मियों आती है तो वो धीरे धीरे पिघल के नीचे आता है और उससे हम क्या करते हैं, अपनी प्यास जो है वो बुझाते हैं। प्रकृति का ये जल सचमुच अद्भुत है। इस प्रकार नदियों व हिम शिखरों का हम पर बहुत बड़ा कर्जा है। थोड़ा आगे जाने पर वहाँ फौजी छावनियाँ दिखाई देने लगी क्योंकि यह एक बॉर्डर एरिया था और थोड़ी दूर पर चीन की सीमा थी। कड़कड़ाती ठंड में पहरा देने कड़कड़ाती ठंड में पहरा देते फौजियों का कर्तव्य निष्ठा ने लेखिका का भावुक बना दिया। पोष और माँ की ठंड में किस तरह रहते होंगे ऐसा लेखिका सोचने लगी। वहाँ जाने का रास्ता भी बहुत खतरनाक था। खड़ाओं से युक्तों जाते हुए उन्होंने फूलों की घाटियों को देखा। युक्तों जगह कटाओं की तरह सुंदर नहीं थी। जितेन ने बताया कि यहाँ बंदर का मांस भी खाया जाता है। बंदर का मांस खाने वाले को कैंसर नहीं होता ऐसा मानना है। युक्तोंग वापस आकर उन लोगों का वहाँ पर सब फीका फीका लग रहा था। वहाँ पर एक सिंकम यात्री ने अपना परिचय इंडियन कहकर दिया तो लेखिका बहुत खुश हुई। पहले सिंकम एक स्वतंत्र राज्य था, अब वह भारत का एक हिस्सा बन गया। इससे वहाँ के लोग बहुत खुश हैं। यहाँ जो है बच्चों लेखिका जो है काय के लिए बता रही है, अपने जो इंडियन युवक के बारे में बता रही है। जब लेखिका को एक आदमी ने अपना परिचय दिया, एक युवक ने यात्री ने अपना परिचय दिया और जब उसने इंडियन कहा तो वो बहुत ज़्यादा खुश हो गई। रास्ते में नाके ने चांदनी रात में भौंकने वाले कुत्ते दिखाई दिए। गुरु नानक के पदचिन्हों वाला एक ऐसा पत्थर भी दिखाया जहाँ कुछ चावल उनकी थाली से छिटक नीचे गिर गए थे। आगे उन्हें खेतुल नाम का एक ऐसा स्थान दिखा जहाँ देवी देवताओं का निवास माना जाता है। नाके ने पहाड़ों नदियाँ झरनों वादियों के प्रति पूज्य भाव की है। जितने भी उन्होंने चीज़ें देखी, देवी देवताओं की मूर्तियाँ देखी, वहाँ का निवास देखा, वहाँ की नदियाँ झरने पहाड़ वादियाँ जो सारी चीज़ें हैं, उनसे नाके ने उनको क्या बताया कि ये सारी चीज़ें जो है वो कैसी है, उनके प्रति उनका पूज्य भाव भी है। ऐसी जानकारी नाके ने उनको दी और अंत में उन्होंने कप्तान शेखर दत्ता के सुझाव पर गैंगटोंग के पर्यटन स्थल बनाने, नए रास्तों के साथ नए स्थानों को खोजने का प्रयास की जानकारी भी दी और जीप आगे बढ़ने लगी।
तो बच्चों इस प्रकार अपना पाठ साना साना हाथ जोड़िए पूरा हुआ और इसी के साथ लेखिका जो है वो सिंघम यात्रा का वर्णन अपन ने पढ़ा। तो ठीक है बच्चों, अब मिलते हैं अगले वीडियोज में। बाय बाय बच्चों।